वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और जो हमारे टीचर्स ने भी इंपॉर्टेंट सजेस्ट करे हैं वो सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ये वीडियो मेरी रेगुलर वीडियोज़ से पहले आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर वीडियोज़ नहीं आएंगी, इसके चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोज़ भी आएंगी, बट हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 में से जो 4 हैं वो मैंने स्किप करे हैं, सिर्फ 2 ही करेंगे इसमें से। तो हमारा पहला है एक्सप्लेन दी मेन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, की जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया में कौन कौन सी हैं, एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन प्राइमरी मार्केट, की प्राइमरी मार्केट पर डिटेल नोट लिखना है। एंड सेकंड है राइट अ डिटेल नोट ऑन अ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, की जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया में उसके बारे में। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट एंड हाउ डज इट play an important role in economic development. And then fifth one, that is discuss the objective of capital market, also outline the structure of Indian capital market, की जो Indian capital market उसके क्या objectives हैं and क्या structure है Indian capital market का, and what do you mean by financial service and also explain the features types of financial services। कि मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा है, सेकंड क्वेश्चन करा है एंड हमने इसका 6 क्वेश्चन करा है, एंड जिसको फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है वो इन पहले ही क्वेश्चन में सम्मन है, तो वो नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, इस वीडियो में फॉर्मेट भी बताऊंगी कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ऐसे अटैम्प्ट करते हैं कि पहले आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखोगे जो भी आपका क्वेश्चन है और उसको प्रॉपर बॉक्स में लिखोगे। अब उसके बाद आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है कि कैसे होने वाला है। सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, की फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या। सो फाइनेंशियल सर्विस हम पहले 6th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जो है व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विस एंड उसके टाइप्स क्या है फाइनेंशियल सर्विस के। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की इंट्रोडक्शन लिखना है, और वो कैसे लिखना है, फाइनेंशियल सर्विस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि देखो फाइनेंशियल सर्विस क्या है, कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है हमारे पूरे पर फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसमें बहुत तरह के वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस बहुत कुछ है। सो इट प्रोवाइड्स द वेरियस काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज लाइक लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, मनी मैनेजमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्टॉक मार्केट। कि देखो सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो या सी कर सकते हो, हम उन्हें सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं या फिर उनको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, मनी मैनेजमेंट हो गया, फिर आपको प्रॉपर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, वो सब चीज़ें होती हैं। तो अब पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। पहले हमने इंट्रोडक्शन करा कि पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे देंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं क्या, फिर उसके बाद हम मीनिंग करेंगे और मीनिंग को भी बॉक्स में डालना है, और ना हम इसको इतना बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे कि शीट्स ऐसे ही भर देंगे, और जो लिखना होगा वो सिर्फ हम 2 और 3 लाइन का ही लिखेंगे। सिर्फ एग्जाम में ऐसे करके जाओगे, मैं कह रही हूँ फुल के फुल मार्क्स आएंगे। So financial service refer to an economic service provided by the finance industry that are include banks, credit cards companies, consumer finance companies, stock brokers, investment in mutual funds। तो देखो जो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, सारी इकोनॉमिक सर्विसेज होते हैं जो भी कोई फाइनेंस इंडस्ट्री देती है, जिसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि बैंक हो गया, क्रेडिट एंड कंपनीज हो गई, एंड कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी हो गई, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, कोई भी लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विस। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, कि देखो अगर हम क्लासिफिकेशन करें फाइनेंशियल सर्विस का तो 2 तरह से है। फर्स्ट है एसेट बेस्ड, जिसको हम फंड बेस्ड भी कहते हैं, दूसरा है फी बेस्ड, जहाँ पे एडवाइजरी सर्विसेज लगती हैं। तो हम यहाँ पे एसेट बेस्ड एंड सर्विस, एसेट एंड फीस, मतलब एसेट और फीस से याद करना, सिर्फ एसेट और फीस से याद करना। तो यहाँ पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन जिन्होंने करा है, ये सारा मूवमेंट ऑफ फंड्स में है। देखो ये ना जो है, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। वैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है 2 तरह से होता है, एक तो जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं एंड दूसरा कि मूवमेंट ऑफ फंड्स क्या है। तो उसके जो मूवमेंट ऑफ फंड्स हैं ये उसके पार्ट्स हैं, एसेट बेस्ड एंड
फ़ी बेस्ड। एंड उसके बाद जो सर्विसेज जो हम उनको ऑफर्ड कर रहे हैं वो ये सब है कि वो कौन सी रिटेल फाइनेंस सर्विसेज होती हैं एंड कुछ होलसेल सर्विसेज होती हैं। रिटेल में हमारी बैंकिंग सर्विस एंड फॉरेक्स सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, म्यूचुअल मैनेजमेंट। एंड होलसेल फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, हायर परचेज, वेंचर एंड फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये तो वो है जो हमारा बुक में दिया हुआ है, इससे हमारा चैप्टर से ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, हम इसको करने भी नहीं वाले हैं। एंड दूसरा ये है, ये सारा हमारा सर्विस बेस्ड था, ये हमारा मूवमेंट बेस्ड था एंड ये हमारा सर्विस बेस्ड था। कि देखो क्लासिफिकेशन दो ही तरह से है, एक हमारा मूवमेंट बेस्ड है, एक हमारा सर्विस बेस्ड है। जो सर्विस वाला है उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करा, बट इनको एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है। जो हमारे मूवमेंट्स वाले हैं सिर्फ बुक में इनको ही एक्सप्लेन किया हुआ है 1 बाय 1 करके। तो जो हमारे मूवमेंट वाले हैं ये सारे ये रहे जिसमें हमारे एसिड बेस्ड है, इनको एक्सप्लेन करा है और पर इसका डायग्राम बुक में नहीं है, तो इसका डायग्राम हमने खुद बनाया है जिसका है इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड फैक्टरिंग। एंड नॉन फाइनेंस का है मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग एंड कस्टोडियल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो पहला है जो फर्स्ट एक्सप्लेन है वो इस तरह से है, इक्विपमेंट लीजिंग या फिर लीज फाइनेंसिंग। सो लीजिंग इज एन अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड अ फर्म विद द यूज एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स विदाउट बाइंग एंड ऑनिंग द सेम। कि आपको यूज़ करना, चाहे उसको खरीदो या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप उसको रेंट दे सकते हो सिर्फ। इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेंटिंग एसेट्स, ये रेंटिंग एसेट्स में आता है। द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड द लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ लीज फाइनेंस इन इंडिया। और यहाँ पे जो एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना है कि कैसे कैसे आप लीज कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी सर्विसेज को। सेकंड है हायर परचेज एंड कंज्यूमर क्रेडिट। सो हायर परचेज मीन्स अ ट्रांजेक्शन वेयर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन द टर्म्स। कि देखो जहाँ पे हायर परचेज होता है, जहाँ पे उसको गुड्स को बेचा जाता है बट कुछ उसकी टर्म्स होती हैं, तो उसकी टर्म्स होती हैं पेमेंट विल मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, कि जो पेमेंट होगी आप उसको इंस्टॉलमेंट्स भी करोगे, जो पोसेशन होगा गुड्स का वो बायर को इमिडिएटली दे दिया जाएगा, एंड जो प्रॉपर्टी होगी वो अपने वेंडर के हाथ में ही रहती है। एंड सेलर कैन रिपोसेस द गुड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। और जो सेलर हो सकता है वो अपनी को रिपोसेस कर सकता है, मतलब अपनी गुड्स को वापस ले सकता है अगर उसे कुछ डिफ़ॉल्ट लगता है किसी भी ट्रांजेक्शन में। देन ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। और जितनी भी सारी पेमेंट्स होगी उनको हम हायर चार्जेस की तरह से लेंगे अनटिल हमारी लास्ट की पेमेंट नहीं हो जाती है। देन consumer credit includes all asset-based financing plans offered to individuals help them acquire duration consumer goods. No specific legislation to regulate consumer credit in India. कि देखो जो कंज्यूमर क्रेडिट, इसके बाद ना एक कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है, कंज्यूमर क्रेडिट वो सारे एसेट्स होते हैं जो कि फाइनेंस बेस्ड होते हैं, जिनको जो प्रॉपर हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनके ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं और उनके पास अपनी कोई चॉइस होती है। देन थर्ड वन दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, द बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the marker डायरेक्टिंग अ कंटेन सम ऑफ मनी ओनली टू। और देखिए को वो ऑर्डर होता है जो हम बैंक से जाके ले सकते हैं और बाद में जो बैंक वाले को हम पैसे दे सकते हैं। उसके बाद ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है जो पैसे अपने विड्रॉ करा सकता है बैंक से, बाद में जिसने वो इशू करा है वो जाके बैंक को पैसे दे सकता है। देन फोर्थ वन दैट इज़ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है, इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ हाईली रिस्की प्रोजेक्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग हाई रेट ऑफ रिटर्न। वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, बट इसका अच्छा रिटर्न आता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ been re-instrumental in setting up number of new financial agencies to serve the increasing needs of entrepreneurs in the area of venture capital. So अभी जो इंटर ने न्यू चीज़ें लॉन्च करी होगी उन सबका ध्यान रखने के लिए ऐसा कुछ। फिफ्थ वन दैट इज़ हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है, दी सेटअप ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। इन्होंने अपना एक प्रॉपर
NHB सेटअप करा है, जो कि RBI ने सेटअप करा है 1998 में। द कंपनीज हैव डिज़ाइन सुटेबल स्कीम्स फॉर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स। जो इसमें की जो कंपनीज़ है प्रॉपर उन्होंने सूटेबल स्कीम्स बनाई है सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए, बिल्डर्स के लिए एंड प्रमोटर्स के लिए। आफ्टर दिस इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस कौन सी होती है? इंश्योरेंस सर्विस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर एग्री टू पे इंश्योर्ड ऑन दी अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट ऑन डेथ एक्सचेंज ऑफ द प्रीमियम। कि देखो इंश्योरेंस सर्विसेज तो आपको पता है कि हमें हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बाद में वो सारे पैसे मिल जाते हैं, बल्कि जितनी पॉलिसीज़ में एग्रीड होते हैं उतने मिलते हैं, और हम हर महीने कंसिडरेशन देते हैं। अगर डेथ होती है तो सारे पैसे मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। इंश्योरेंस सर्विस इज डिवाइडेड इनटू टू, लाइफ एंड जनरल। जो इंश्योरेंसेज होते हैं दो तरह में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है लाइफ एंड होता है जनरल इंश्योरेंस। देन उसके बाद फैक्टरिंग होता है टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू फाइनेंस रिसीवेबल एज वेल फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, ये प्रॉपर जो फाइनेंस रिसीवेबल्स होते हैं उन सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि कैसे रिसीव करना है आपको। एज प्रेजेंट द फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द कंट्री नेमली SBI। तो अभी फ़िलहाल कौन कर रहा है? SBI कर रहा है, एंड द कमर्शियल सर्विसेज बोल सकते हैं उनको, एंड कैनरा बैंक फैक्ट्री लिमिटेड। तो हमारे पास दो थे मूवमेंट में, एक था फीस बेस्ड और दूसरा था हमारे एसेट बेस्ड। एसेट बेस्ड हमने कर लिया है, और हमारा फीस बेस्ड रह रहा है, जो कि इसे नॉन फंड भी बोल सकते हैं। एंड फर्स्ट वन इज़ मर्चेंट बैंकिंग। की मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? सो फाइनेंशियल सर्विसेज बाय कमर्शियल बैंक्स and NFBs are include loan syndication, portfolio management and corporate counseling, project counseling। ये सारे काम होते हैं जो हमारे मर्चेंट बैंकिंग करते हैं। दैन सेकंड वन दैट इज़ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग होती है इज़ द ओपिनियन ऑफ द रेटिंग एजेंसीज इन द रिलेटिव एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द इंश्योरर टू डेप्ट इंश्योरेंस। ये सारे जितने भी डेप्ट से रिलेटेड होते हैं उन सब के लिए होता है कि आप कैसे अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करोगे उनको देने के लिए, कैसे आप लोन रेज करते हो इफ़ यू वांट सो। देन इट इज़ यूज़फुल टू इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट बैंक्स। और ये यूज़फुल होता है इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बिजनेसमैन सबको। एंड मेजर रेटिंग एजेंसीज कौन सी है? CRISL, ICRA एंड CARE। दैन थर्ड वन दैट इज स्टॉक बैंकिंग। स्टॉक बैंकिंग क्या होती है? SEBI वॉज सेटअप टू इंश्योर द स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म देयर सेल्फ रेगुलेटरी रोल प्रॉपरली। जो SEBI उन्होंने प्रॉपर अच्छे से स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करा है प्रॉपर सेल्फ रेगुलेटरी चेक करने के लिए। जो स्टॉक पिक करा है, यहाँ पर मेंबर होता है जो हर चीज़ को चेक करता है, डील करता है शेयर्स में, सब चीज़ को करता है। देन कस्टोडियल सर्विसेज। कस्टोडियल सर्विसेज कौन सी होती है? दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय कस्टोडियन विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिपॉजिटरी। ये सारे जो होते हैं कस्टोडियन प्रोवाइड करता है, जो डिपॉजिटरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कस्टोडियन इज़ एन इंटरमीडियरी। ये एक इंटरमीडियरी होता है जो प्रॉपर अकाउंट बनाता है क्लाइंट के अपनी सेफ्टी के लिए, और उसको प्रॉपर अपडेट करता रहता है। Fifth one that is corporate restructuring. So process involving changing the organization of a business, redesigning one or more aspects of company। जहाँ पे redesign करते हैं कंपनी को, उसके बाकी aspects को। They significantly changes a company's business model, management team और financial structure to address challenges and increase shareholder value। उनका challenges को address करने के लिए और अपने shares की value बढ़ाने के लिए। then देखो जब तुम ये सारा कुछ कर लोगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था जिसमें उन्होंने सिर्फ हमसे मीनिंग पूछी थी एंड आई गेस फीचर्स पूछे थे। यस उन्होंने प्रॉपर मीनिंग पूछी थी एंड फीचर्स पूछे थे। मीनिंग हमने बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया फीचर्स। और देखो मेन बात क्या होनी चाहिए, देखो जब भी आप कुछ ऐसे करते हो तो प्रॉपर आप उसको ना इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसकी मीनिंग लिखोगे जो मेन चीज़ पूछी है, देन प्रॉपर बॉक्स में करोगे। आफ्टर दिस आप कीवर्ड्स लिखोगे जो होते हैं जो मेन होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम, फैसिलिटेटेड इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, इंश्योरेंस, पॉलिसी, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, SEBI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सर ने काटा हुआ है, एंड RBI, क्रेडिट एंड ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन को बॉक्स में, वैसे बॉक्स में मत डालना, वैसे किसी चीज़ को बॉक्स में मत डालना, इट इज़ ऑप्शनल, डालना है तो डाल दो। देन कंक्लूजन में लिखा है कि फाइनेंशियल सर्विस होती है फाइनेंशियल ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुपरविजन होता है गवर्नमेंट के, लाइक RBI एंड SEBI। जो फाइनेंशियल सर्विस होती हैं फ्री फ्रॉम होती है माल प्रैक्टिस एंड स्कैम्स के, और ये कहीं पे लिखा नहीं होगा, ये खुद बनाना पड़ेगा। द प्रोटेक्ट द टाइम एंड द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, वो प्रोटेक्ट करते हैं टाइम एंड मनी इन्वेस्टर्स के, एंड प्रॉपर हर चीज़ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। देन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। की देखो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, देखो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला एंड फाइनेंशियल मार्केट वाला बोथ क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले। क्या होता है? सो फाइनेंशियल मार्केट
are the platform or system where financial assets such as stocks, bond, derivatives are bought and sold. देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इट इज़ अ प्लेस. देखो हम क्या चीज़ें पढ़ के आए मार्केट की मैनेजमेंट में, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड प्राइस. सो मार्केट इज़ अ प्लेस, और जो सर्विसेज होती है वो प्रोडक्ट होता है हमारा. तो इनको रिलेट करना सीखो थोड़ा थोड़ा. सो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये प्लेटफॉर्म है और सिस्टम है जो आपको फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, इनको खरीदा और बेचा जाता है. सो दिस मार्केट में ऑल्सो रेफर्ड एज अ सिस्टम दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. हम इसका सिस्टम भी बोल सकते हैं जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज की इनका फाइनेंशियल एसेट्स का. और फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, वही स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स वगैरह. देन बिटवीन द बायर एंड सेलर, इसके कीवर्ड्स हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल एसेट्स, बायर, सेलर्स एंड यू मे ऑल्सो मेक हेडिंग फॉर फीचर्स. और यहाँ पे हम फीचर्स भी बना सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा कुछ ऐड करना है तो आप प्रॉपर फीचर्स भी लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है. सो फाइनेंशियल मार्केट, देखो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली हो रही तरह की है. सो मनी मार्केट में क्या क्या आता है, कॉल मनी मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस बिल्स, बिल मार्केट्स में कमर्शियल ट्रेजरी बिल्स आते हैं, एंड कमर्शियल पेपर मार्केट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट. एंड कैपिटल मार्केट में हमें प्राइमरी है, सेकेंडरी, देन हमारी एक और दो मार्केट्स और होती है, इंश्योरेंस एंड फॉरेन. उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट भी होती है जिसमें हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, जो हमारे फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स आते हैं. एंड डेट मार्केट इज हमारी बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटी, समथिंग यही है शायद. देन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, अब इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी करा हुआ है. देखो ये तो प्रॉपर मार्केट थी, ये देखो मार्केट, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है. ये मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स होती है मनी, कैपिटल, डेरिवेटिव, डेब्ट, इंश्योरेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी मार्केट होती है. ठीक है. उसके बाद अगर हम इनको डिवाइड करें तो अगर हम क्रेडिट रिक्वायरमेंट के बाद में बात करें कि रिक्वायरमेंट के बारे में कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो दो तरह से है, मनी एंड कैपिटल, ये फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि वो कौन से, जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स को अगर एक कर दें तो हम, तो उसको कैसे कराया इन्होंने, इक्विटी, डेब्ट, डेरिवेटिव एंड कमोडिटी, जिसमें हमारी इक्विटी में स्टॉक मार्केट एंड डेब्ट में मतलब हमारी बॉन्ड मार्केट आ जाएगी. मतलब यहाँ पे हम पैसे देते हैं और यहाँ पे मतलब पैसे ऑनरशिप देते हैं बट यहाँ पे लोन पे लेते हैं, ऐसा. देन कमोडिटी मार्केट. देन उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में फिर आगे जाके इनको डिवाइड कर दिया है, जिसमें इक्विटी एंड डेब्ट एंड डेरिवेटिव एंड कमोडिटी. जो कमोडिटी होती है दो तरह से होती है, नेशनल एंड रीजनल लेवल से. एंड जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, चार, दैट इज़ ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स. एंड जो हमारी डेब्ट मार्केट होती है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड हमारी मनी मार्केट आ जाती है, एंड कॉल मनी एंड लोन मनी आ जाते हैं. जो इक्विटी हो जहाँ पे ऑनरशिप आती है तो वहाँ पे सिर्फ हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आती है. सो अब एज अ इंस्ट्रूमेंट हम इनको पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके. सो फर्स्ट इज इक्विटी मार्केट. सो इक्विटी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक शेयर्स. इट इंश्योर्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स. देखो इक्विटी में क्या होता है, यहाँ पे ऑनरशिप वाला होता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऑनरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं. दो तरह से होते हैं, एक तो कॉमन स्टॉक जिसको हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक या फिर इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं. अब ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जो कंपनी होती है अपनी ऑनरशिप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स. एंड वो शेयर्स को बाहर अलाउ कर देते हैं पब्लिक डिपॉजिट के लिए, और वो कंपनी और मतलब लोगों से पैसे लेते हैं और उनको अपनी ऑनरशिप प्रोवाइड कर देते हैं. देन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, हमारे पास पर प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते, बट उनके पास डिविडेंड अर्लियर का राइट्स होता है. सो द इक्विटी कल्चर इन इंडिया ग्रोइंग at a very slow pace, but in recent years equity culture is growing because of financial literacy and investor education program. कि देखो पहले तो इतना कुछ चलन नहीं था हमारे यहाँ इक्विटी शेयर्स का, बट अभी ज़्यादा कुछ हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई है एंड हमारी एजुकेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो रहे हैं जो कि सीवी प्रोवाइड कर रहा है. देन सेकंड वन दैट इज़ कैपिटल मार्केट. ये कैपिटल मार्केट क्या होती है? सो कैपिटल मार्केट में भी defined as an organized mechanism for effective and efficient transfer of money, capital or financial resources from the investing parties like individuals or institutional savers to the entrepreneurs, individual or institution engaged in industry, commerce, in a business, in the private to public
सेक्टर ऑफ इकॉनमी कि देखो कैपिटल मार्केट यहाँ पे लोन वगैरह की बात हो रही हो, या फिर जिनको जो इंडिविजुअल जो सेवर्स होते हैं उनका पैसा नीड जिनको हो उन तक को प्रोवाइड करना, दैट्स कॉल्ड कैपिटल मार्केट. एंड द इंडियन कैपिटल मार्केट इज़ प्राइमरीली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. देखो जो कैपिटल मार्केट है इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. अब प्राइमरी मार्केट में कौन से शेयर्स आते हैं जो न्यू इशू हो रहे होते हैं, जो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इशू करा रही हूँ. एंड सेकेंडरी मार्केट की जो किसने ऑलरेडी बेची थी और मैंने उससे दोबारा ही बेच दिया, मतलब ऐसे कोई सेकेंडरी मार्केट है. तो बहुत बेसिक ही हो गया पढ़ाने के लिए. अब देन पहला वन है दैट इज़ न्यू फर्स्ट वन है दैट इज़ न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट. सो न्यू इशू मार्केट कौन सी होती है? इट इज़ अ मार्केट वेयर सिक्योरिटी सच एज इक्विटी शेयर और बॉन्ड्स, जब भी बॉन्ड्स या फिर शेयर्स कुछ भी है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मार्केट में. एंड ये न्यू और एग्जिस्टिंग, एंड यहाँ पे हम इसमें नई भी कंपनी आ सकती है और एग्जिस्टिंग कंपनीज भी हो जाए राइज कर सकते हैं अपने फंड्स को. यहाँ पे कंपनी की बात नहीं हो रही है, पुरानी कंपनी आ सकती है मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, बट शेयर्स की बात हो रही है. एंड जो सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स होता है, हम इनको दोबारा से परचेज और सेल्स कर रहे हैं, देन ट्रेड दोबारा से ट्रेड कर रहे हैं ऐसा. देन उसके बाद एट प्रेजेंट कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज़ वेल ऑर्गेनाइज, मैच्योर, फेयरली इंटीग्रेटेड. अगर हम तुरंत की बात करें, मतलब ऐसे करंट सिचुएशन की बात करें, जो इंडिया में प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज, मैच्योर, फेयरली इंटीग्रेटेड है, मॉडर्नाइज हो चुकी है. एंड इट इज़ बेस्ट कैपिटल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें. अगर इंडियन कैपिटल इज़ न्यूली यूज इंटीग्रेटेड विद होल ग्लोब मार्केट की प्रॉपर ग्लोब मार्केट में जा रही है. थर्ड वन दैट इज़ मनी मार्केट. मनी मार्केट क्या है? सो इट रेफर्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फैसिलिटेटिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ फंड्स. देखो मनी में क्या था, मनी में या प्राइमरी में क्या था, मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म एंड प्राइमरी मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म. सो सो मनी मार्केट क्या था, मनी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट. यस, मनी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट. थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट तुम नाम से अच्छे से याद करना और अच्छे से लर्न कर ही जाना. मैं भी पढ़ाते कंफ्यूज हो जाती हूँ. सो फर्स्ट थर्ड वन दैट इज़ मनी मार्केट. मनी मार्केट क्या है? इट इज़ रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फैसिलिटेटिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, कि जो शॉर्ट टर्म में होते हैं और ये डे के लिए, वीक के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर तक के लिए, ऐसा कुछ हो जाता है 3 to 6 मंथ्स के लिए हो सकते हैं. एंड इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस बोर्ड्स, नियर रीड. एंड हम इसको ना नियर मनी भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको नियर मनी भी बोल सकते हैं. एंड द बोरोवर्स आर मर्चेंट्स. और जो बोरोवर्स कौन होते हैं? मर्चेंट्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, बिजनेस कंसर्न, ब्रोकर्स एंड इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. एंड यहाँ पे कंसर्न्स भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स भी आ सकते हैं, लेंडर्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, फाइनेंशियल कंसर्न, ये सब यहाँ पे हो सकते हैं. यहाँ पे नेगोशिएशन भी होती है बिटवीन दी पार्टीज. After this, debt market. Debt market is a market refer to the financial where investors buy and sell security most in the forms of bond. Debt market हो रही है यहाँ पे bonds की फॉर्म में हम वहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो. सो ये हमारी मनी मार्केट जो थी शॉर्ट टर्म के लिए थी, एंड हमारी कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म थी. और ये इक्विटी हमारी ऑनरशिप वाला था. एंड डेप्ट मार्केट में लोन वाला आ रहा है. तो अभी आई थिंक सो क्लियर हो गया, मुझे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. सो डेप्ट मार्केट, डेप्ट और बॉन्ड क्या होते हैं? सो अ लोन फॉर विच एन इन्वेस्टर इज़ द लेंडर. देखो एक लोन होता है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो लेंडर होता है. उसके बाद द इशूअर ऑफ बॉन्ड्स पेज द इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन रिटर्न फॉर फंडिंग. जो इशूअर होता है, जो इसको इशू कराता है, वो इन्वेस्टर को प्रॉपर रिटर्न देता है. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे बहुत तरह के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं मार्केट में. एंड लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, एंड डिबेंचर्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें. एंड डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट होती है, अ डेरिवेटिव मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट which has been divided from another financial product, जो कि another financial product से divide हो चुका है, और a commodity. So derivative are financial contracts which are derive their value for spot price. Time is spot
पे यूज़ होती हैं, एंड को अंडरलाइनिंग बोल सकते हैं। प्लेस अ डेरिवेटिव मार्केट, यहाँ पे प्रॉपर हेडर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेटरी सब होते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर डेरिवेटिव्स का यहाँ पे होता है ऑप्शंस में, फॉरवर्ड्स में, फ्यूचर्स में एंड स्वैप्स में। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से है तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो वहीं पे। देन कमोडिटी मार्केट होते हैं। कमोडिटी मार्केट इज़ अ प्रोडक्ट दैट हैज़ कमर्शियल वैल्यू। देखो, जो भी हम कोई कमोडिटी सेल कर रहे हो, जो कि प्रोड्यूस, खरीदी, बेची, सब कुछ जाते कंज्यूम करी जा सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल, प्रोडक्ट, मटेरियल जो भी सब कुछ आ सकता है। अभी वीट, गोल्ड, सिल्वर सब आता है। सो कमोडिटी एक्सचेंज में दो है, एक है नेशनल लेवल कमोडिटी एक्सचेंज, एक है रीजनल लेवल commodity exchange. And the seventh one, that is insurance market is it encourages the saving habits. ये हमारी saving habits को initiate करता है. Provides the safety to the rural and enterprises. ये हमारी rural and urban enterprises को safety provide करता है. Productive individuals and generate long term funds. यहाँ पे long term funds भी आता है, infrastructure development भी होता है. It protect the enterprises against risk. यहाँ पे risk से बचाता है, जैसे कि fire, natural disasters and death also, and individual retirement insurance services such as areas like healthcare, life, properly pensions वगैरह के भी हो जाते हैं. Then eighth one, that is foreign exchange market. Foreign exchange market हो सकता है, it is a place where foreign money are bought and sold, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो रहा हो. सो यहाँ पे जो फॉरेन करेंसीज होती हैं वो खरीदी या बेची जा सकती हैं. सो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड्स पेमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑफ करेंसीज अदर देन होम करेंसी. यहाँ पे जो पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन्स हो रही है अदर देन होम करेंसी में हो रहा है ट्रेडिंग कंट्रीज़ की. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिमांड सप्लाई ऑफ कंडीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये भी डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है फॉरेन एक्सचेंज की. सो कंक्लूजन, सो फाइनेंशियल मार्केट, अब कंक्लूजन कैसे देनी है. सो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात हो रही थी. सो फाइनेंशियल मार्केट डील्स विद द डिफरेंट सब मार्केट्स. इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लेस वेयर बोथ बायर्स एंड सेलर केम एंड हैपन एंड इवेंट्स. यहाँ पे दोनों आते हैं और अपना इवेंट फुलफिल करते हैं. फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स वेरियस प्लेयर्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं एंड इंटरमीडियरीज होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट डील्स पर नीड्स ऑफ बायर एंड सेलर. जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एज पर नीड्स ऑफ सेलर एंड बायर काम करते हैं. बेसिकली इज़ अ प्लेस वेयर फंड्स आर चैनलाइज सिस्टमेटिक. जहाँ पे जो फंड्स होते हैं अच्छे से चैनलाइज होते हैं. सो अटेम्प्ट कैसे करना है. सो पैटर्न क्या है. सो पैटर्न है, पहले इंट्रोडक्शन डालोगे, उसको प्रॉपर ब्रैकेट में लिख दोगे, 7-8 लाइन एक्सप्लेन करोगे, उसको भी बॉक्स में. देखो मैंडेटरी नहीं है बट इट्स ऑप्शनल फॉर यू. एंड देन उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आना है. उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड्स हमारे एक्स्ट्रा है. उसके बाद हमारे मेन पे आना है. मेन पे आपको मीनिंग, जो भी हमने मीनिंग है कुछ भी लिखा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. उसके बाद यहाँ पे कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन दोगे. ये भी टोटली ऑप्शनल है क्योंकि डेफिनेशन वही याद करना जो विद ऑथर आपको याद हो, नहीं तो मत लिख कर आना. उसके बाद प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, 2 डायग्राम एटलीस्ट आपको बनाने ही बनाने हैं. देन उसके बाद एक कंक्लूजन एंड देन आप, मैं बता रही हूँ 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे ये करने के बाद. 15 आउट ऑफ 15 भी नहीं तो चलो 12 तो दे ही देंगी टीचर्स, एटलीस्ट 8 तो नहीं देंगी. सो इट्स टोटली अप टू यू. अब हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं. दैट इज़ असाइनमेंट नंबर 1, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड्स. अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो. ये जो हमने 6 क्वेश्चन करे थे उनमें से सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन करे हैं. बाकी क्वेश्चन हमने नहीं करे क्योंकि प्राइमरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट पे नोट हमें उसी में आ गया था. एंड देन मनी मार्केट भी आई गेस उसी में आ गया होगा एंड कैपिटल मार्केट भी उसी में आ गया होगा. So there first question, that is what do you mean by mutual funds, explain its types and also explain the problems of mutual funds in India. कि देखो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. सो इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्या पता जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वही सारा पेपर आ जाए, अच्छे से कर लेना. सो इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सो अ म्यूचुअल फंड इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस organization that receives money from shareholders. Investors can return on it, attempts to make it grow and arts to pay shareholders cash and demand for the current value for his investment. कि देखो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, प्रॉपर एक फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें वो अपनी मनी रिसीव करते हैं शेयर होल्डर से, फिर उनको इन्वेस्ट करते हैं और उनको रिटर्न भी देते हैं और वो प्रॉपर देखते हैं कि उसको ग्रो करे
और उनको पे भी करे शेयर होल्डर्स को कैश एंड ऑन डिमांड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर उनकी वैल्यूज़ वगैरह को अच्छे से चेक करें। एंड मीनिंग्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो वो क्या होता है? सो म्यूचुअल फंड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, a trust on a instrument company which act as an investment intermediaries and channelize the savings into large number of people to the corporate securities in such way that investors get steady return, capital appreciation and a low risk। देखो म्यूचुअल फंड्स में देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक रिटर्न बोला जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है इसमें, और थोड़ा लो रिस्क होता है। देखो एज पर दी वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को मतलब बाय करा है। बाकी एक जो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, एक प्रॉपर ट्रस्ट है एंड ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो एंड यहाँ पे चैनलाइज होते हैं आपके सारे इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट को आपको रिटर्न मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है एंड रिस्क पे बात होती है। सो डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स, और देखो डेफिनेशंस लिखोगे तो प्रॉपर वहाँ पे ऐसे लिख देना ऑथर नहीं लिख रहे होगे तो डेफिनेशंस के 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 1 दे सकते हैं वो, बट ऑथर को कंसीडर करते हैं। बट अगर आप डेफिनेशंस लिख रहे हो तो नहीं, अगर नहीं याद है ऑथर तो मीनिंग लिख देना, हेडिंग डेफिनेशन मत लिखना। सो अ फंड established in the form of a trust to raise money through the sales of units to the public or a section of the public under one or more schemes for investing in the securities including money market instruments। तो देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाके सिक्योरिटीज़ को इनलिस्ट कर दो और अपनी जो जितनी मनी है उनको सारे नीडर्स को दे दो, तो उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे किसने दिया? ये हमारी ही सेबी ने दिया, बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने डेफिनेशन दी है। सो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टिंग, रिटर्न एंड सिक्योरिटी, लो रिस्क एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे हैं द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के। देखो म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं? सो दे आर बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, कैसी ऑनरशिप रखने वाले हो, अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन, की कौन सी स्कीम के अंदर दे रहे हो आप म्यूचुअल फंड्स, देन अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, की पोर्टफोलियो क्या कहता है, एंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, कि आप ऑनरशिप कैसे रखने वाले हो। सो पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स एंड प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। अब देखो पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? Unit Trust of India (UTI) has been functioning in the areas of mutual funds business in India since इतना कि वो इतने से काम कर रहे हैं। इट फाउंड एन एडवोकेट टू मीट स्मॉल एंड मीडियम हाउस होल्ड सेक्टर्स, कि जितना स्मॉल एंड मीडियम हाउस होल्ड सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए इतना। एंड प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स कॉपरेट इन द म्यूचुअल फंड्स, कि उन्होंने वो इस टाइम पर आए थे हमारे म्यूचुअल फंड्स में। एंड द प्रोवाइड द गाइडलाइंस रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस आती है, रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, मैनेजमेंट एंड स्कीम्स फॉर म्यूचुअल फंड, सब कुछ यहाँ होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कीम्स ऑफ ऑपरेशंस, कि आप कौन सी स्कीम्स आपने चूज़ करी है। सो एक होती है ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम्स एंड इंटरवल स्कीम्स फंड्स। सो फर्स्ट दैट इज ओपन एंडेड स्कीम। तो यहाँ पे क्या होता है? द स्कीम डू नॉट हैव अ फिक्स मेच्योरिटी एंड एंट्री टू द एंड इज ऑलवेज बीन टू इन्वेस्टर्स, कि जहाँ पर कोई आपकी एंट्री डेट नहीं होगी या जाने की डेट नहीं होगी। एंड इन्वेस्टर हैव ऑप्शन टू रिडीम एनी टाइम, और उनके पास ऑप्शन भी होता है कि आप किसी भी टाइम पे रिडीम कर सकते हैं। रीपरचेज रेस वगैरह प्रॉपर अपनी करेंट एसेट पे वैल्यू पे ही बेस्ड होता है। एंड क्लोज एंडेड स्कीम क्या होता है? तो coupons, the corpus of these schemes have fixed and investment can subscribe direct to the scheme only the time of initial issue। आप पहले से सब्सक्राइब करते हो, पहले से डिसाइड करके चलते हो जितना भी आपका इनिशियल टाइम पे। एंड आफ्टर इनिशियल इशू इन क्लोज्ड अ पर्सन कैन बाय सेल यूनिट्स एंड द स्कीम इन द सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही सारी जो शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, लिस्टेड होती हैं। थर्ड वन दैट इज इंटरवल स्कीम्स एंड फंड्स। सो एन इंटरनल स्कीम इज अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड्स वेयर्स केप्ट ओपन फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल, जहाँ पे सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम तक के लिए ही वो ओपन होगी। एंड आफ्टर दैट इट अपेयर क्लोज स्कीम, उसके बाद ये प्रॉपर क्लोज हो जाएगी। दिस आर रिसेंटली परमिटेड बाय सेबी, बट इनको सेबी ने परमिटेड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, अगर
पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी एंड डेब्ट के बेस्ड है, जिसमें हमारा इनकम फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस और कन्वेंशनल फंड्स आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, बॉन्ड फंड्स आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फंड्स आ रहे हैं, लीवरेजेस, टैक्सेशन फंड्स एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं. सो first one, that is income fund. So these investments are made in stock yielding high returns and capital appreciation in small entrepreneurs. Some funds may be concentrate as low risk and consistent returns. कि देखो income funds में क्या होता है, these investment are made in stock yielding. यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे आपका हाई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, और जो सम फंड्स होते हैं उनमें यहाँ थोड़ा लो रिस्क एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न्स आता है. सो ग्रोथ फंड्स कौन से होते हैं? सच फंड्स इन्वेस्ट इन ग्रोथ ओरिएंटेड, ये ग्रोथ ओरिएंटेड सिक्योरिटीज़ में आते हैं जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है कैपिटल पे. हम इसको नेस्ट एग भी बोल सकते हैं, फिर लॉन्ग हॉल भी बोल सकते हैं. एंड रिस्क इज़ हायर देन इनकम फंड्स. पर यहाँ पे जो रिस्क होता है, मतलब एप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है, बट यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा हाई होता है. उसके बाद थर्ड वन, दैट इज़ बैलेंस और conservative funds. So some funds generally spend half of the funds on equity and utilize the other half is spent on the preferred stock. कि देखो कुछ तो आपकी इक्विटी पे मतलब कुछ आपकी इक्विटी पे होंगे, कुछ आपके प्रेफरेंस शेयर्स पे होंगे. देन दीज फंड अश्योर्स बोथ एप्रिसिएशन स्टॉक एज वेल एज रेगुलर रिटर्न. यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा एज वेल एज आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी मिलेगा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड ग्रोथ फंड. हम इनको इनकम एंड ग्रोथ फंड भी बोल सकते हैं. मुझे टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये अच्छे से करके जाना. एंड आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल. दे आर 84 स्टूडेंट जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर देना. फोर्थ वन, दैट इज़ बॉन्ड फंड. सो दिस इन्वेस्टमेंट इंश्योर फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम. सम बॉन्ड्स आर अवेलेबल. कि देखो बॉन्ड फंड्स क्या होता है, जो एकदम फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम देते हैं. एंड सम बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट लोअर देन फेस वैल्यू. और कुछ तो ऐसे हैं जिनको लोअर देन फेस वैल्यू पे मार्केट में सेल होता है. देयर इज अ नेट इनकम ऑन दिस बॉन्ड जनरली हायर बिकॉज इंटरेस्ट विल बी रिसीव ऑन द फेस वैल्यू. क्योंकि देखो उनकी वैल्यू तो कम लगी होती है, बट जो रिटर्न मिलता है वो उनकी मेन वैल्यू पे होती है, जो कि हिडन होती है, और वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है. इसलिए हमें जो रिटर्न होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. फिफ्थ वन, दैट इज स्पेशलाइज्ड फंड. सो these funds may be specialized in securities companies dealing in particular product and firms. कि देखो किसी स्पेशलिस्ट में कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए होगा, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, फर्म के लिए, या किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, या किसी सेंट्रल इनकम के लिए. देन सिक्स वन, दैट इज़ leverage funds. So leverage funds are leverage funds इंडल्ज इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़. जो कि लेवरेज फंड्स होते हैं हमारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में आते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. दीज फंड्स में लेस इवन बोरोड फंड्स फॉर बाइंग स्पेकुलेटिव स्टॉक्स. यहाँ पे ये ना सिर्फ ये स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है. एंड सेवेंथ वन, दैट इज़ टैक्सेशन फंड. इन्वेस्टर गेट सम कंसेशन इन इनकम टैक्स. यहाँ पे करने से जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इनकम टैक्स से वो बच सकते हैं. द इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू कीप द मनी विद द फंड एंड सर्टेन पीरियड कॉल्ड लॉकअप. और जो वो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने पास रखते हैं, दैट इज़ लॉकअप पीरियड. देन द पीरियड विच इज़ प्रेजेंट 3 years इन इंडिया. और फिलहाल के लिए 3 साल है इंडिया में. एंड दे गेट इनकम एंड स्मॉल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ यूनिट्स. उनको कुछ स्मॉल अप्रिसिएशन में मिल जाती है. 8th वन, दैट इज़ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड. सो दी सेटअप up with the objective of investing exclusively in money market instrument. ये सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करने के लिए हुआ है. while equities, bonds and derivative dominate portfolio in capital market म्यूचुअल फंड्स इन सब चीज़ों में भी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि सिर्फ पोर्टफोलियो में ही म्यूचुअल फंड्स वगैरह. देन अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करें तो डोमेस्टिक एंड ऑफशोर फंड्स भी हो सकते हैं. डोमेस्टिक फंड्स आर द मोबिलाइज सेविंग ऑफ पीपल विद इन द कंट्री. जो विद इन द कंट्री होती हैं और बाद में सब डिवाइडेड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ ऑपरेशन और पोर्टफोलियो. सेकेंड है दैट इज़ ऑफशोर फंड्स एंड द रेज इन मोबाइल फंड्स इन कंट्रीज अदर देन इन्वेस्टमेंट आर. So second one, that is offshore funds. They raise or mobile funds in countries other than where invested. वे मोबाइल कर सकते हैं अपनी फंड्स को जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करे थे उससे अलग कहीं और पे जाके उसको एप्रिसिएशन के लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ. फिफ्थ वन, दैट इज़ according to capitalization. So in Bombay Stock Exchange BSE, large companies, medium company and small company stock that are contributed 85, 15 और 5% of total market capitalization. जो capitalization किसी भी small, medium, large है वो इतना कर सकता है, इतना and इतना proper total capitalization के according. Then other
टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है, सच एज लोन फंड हो गया या नॉन लोन फंड हो गया जो कि एक्सपेंसिव पे डिपेंड करता है, एंड हब एंड स्पॉक फंड्स हो गया जो कि बेसिकली फंड्स पे डिपेंड करता है। दैन प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है म्यूचुअल फंड्स करने के लिए इंडिया में, कि इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। एक तो फर्स्ट वन दैट इज़ लिक्विडिटी क्राइसिस, हमें लिक्विडिटी ही नहीं मिलती, इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू ड्रॉ बैकअप फ्रॉम द सम ऑफ स्कीम्स, कि कुछ में बैकअप ही नहीं कर सकते। सेकेंड वन दैट इज़ लैक ऑफ इनोवेशन, जो म्यूचुअल फंड्स होता है इनोवेटिव ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिस्क, लिक्विडिटी एंड चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब थोड़ी लिक्विडिटी इनोवेशन भी नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है उनको परचेज करने की। थर्ड वन दैट इज़ इन एडवोकेट रिसर्च। सो आप इसको डायग्राम भी बना सकते हैं वैसे लिमिटेशंस का। सो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं डिपेंड करता है एक्सटर्नल रिसर्च क्या है और कितनी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं। देन कन्वेंशनल पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर एकदम कन्वेंशनल, मतलब पुराने ही ज़मानों का चल रहा है। दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइवर्सिफाई ही नहीं है, रिस्क को एक्सटेंड नहीं कर सकते, एंड यहाँ पे रिटर्न भी सही नहीं है। तो नो प्रोविजन फॉर परफॉर्मेंस गारंटी, कि देयर हैव बीन इरोजन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल इरोजन होता है। देन सिक्स दैट इज इंडिकेट डिस्क्लोजर, दे हैव नॉट एडुकेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर्स ऑफ मटीरियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रॉपर मटेरियल इन्फॉर्मेशन का कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है जो इन्वेस्टर्स टू द इन्वेस्टर्स बाय द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एंड डिले इन सर्विसेज में भी डिले आता है। इन मैनी केसेस देयर आर नो रिस्पॉन्स इन इन्वेस्टर्स एंड ग्रीवेंसेस, कुछ ग्रीवेंसेस हमें देते ही नहीं है, मतलब बोल तो देते हैं कि हमने इतने ग्रीवेंसेस बनाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, बट वो प्रोवाइड ही नहीं होते हैं। एट्थ वन दैट इज़ नो रूरल इन्वेस्टमेंट बेस, कि सफिशेंट इफेक्ट्स है ही नहीं, एजुकेट कर ही नहीं सकते हैं लोगों को, मतलब अच्छे से एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। नाइन्थ वन दैट इज़ पुअर रिस्क मैनेजमेंट, 50% ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर नॉट मैनेजिंग रिस्क प्रॉपरली, 50% ऐसे है कि जो अच्छे से मैनेज ही नहीं करे। आफ्टर दिस देयर विल बी कंक्लूजन। सो कंक्लूजन है म्यूचुअल फंड्स गिव बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्शन, कि देखो जो म्यूचुअल फंड से प्रॉपर बेनिफिट देते हैं इन्वेस्टर्स को एंड प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉपर उनको रिटर्न मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए। जो सेबी होता है प्रॉपर रेगुलेट करता है कि क्या सुपरवाइज होगा प्रॉपर एक्टिविटीज़ को, एंड प्रॉपर रेगुलेट करता है नीड्स एंड चॉइस एज पर द इन्वेस्टर्स, एंड हैज़ वाइडर चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग इन मनी, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकते हैं अपनी मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। After this, question number 2, that is define factoring, different types of factoring. Also explain the problems of factoring, distinguish between the factoring and forfeiting. अब इसको पढ़ लेते हैं क्या है। So first is introduction of factoring. So factoring है क्या? So a firm has to incur certain costs such as cost of financing receivables, cost of collections from receivables. Okay, there are also presence of risk. So management have proper control and management of receivables. कि देखो जब हम पैसे रिसीव करते हैं या ट्रांसफ़र करवा ही रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो उनको फेस करने पड़ता है, तो उन सबको ही मैनेजमेंट को फैक्टोरिंग बोला गया है। सो डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरिंग क्या है? सो अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप अपॉइंटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम UNIDROIT बोलते हैं, रोम, ड्यूरिंग 1988 रिकमेंडेड। प्रॉपर हमने देखा है कि कहाँ से हमने ली है, ये मतलब साइटेशन दी है, इसको साइटेशन बोलते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छे से करके आया हो तो पता होगा कि ये साइटेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं कि वो कहाँ से आई है। सो फैक्टोरिंग मीन्स, और देखो यहाँ पे ईयर लास्ट में लिखा है, प्लेस लास्ट में लिखा है, सो अच्छे से देखो। हाँ, सो फैक्टोरिंग मीन्स एन अरेंजमेंट बिटवीन अ फैक्टर एंड हिज क्लाइंट, कि उसके फैक्टर का और उसके क्लाइंट के बीच का क्या अरेंजमेंट है, विच इंक्लूड लीस्ट टू फॉलोइंग सर्विस, जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंस की, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट की, कलेक्शन ऑफ डेब्ट्स की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क की। देखो कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं अकाउंट्स के लिए, या कलेक्शन कर रहे हैं डेब्ट को, या फिर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो द अबव डेफिनेशन हाउएवर अप्लाइज ओनली टू फैक्टोरिंग इन रिलेशन सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे सिर्फ फैक्टोरिंग की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स की एंड सर्विसेज बात करेंगे द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स के, जैसे कि टू ट्रेड और प्रोफेशनल डेटर्स, जिसमें टू ट्रेड के लिए, फिर प्रोफेशनल डेटर्स के लिए, फिर अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, अक्रॉस द बाउंड्रीज, एंड व्हेन नोटिस इज साइमन बाय हिज डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स को नोटिस जाएगा। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट, मोर कंट्रीज एंड डेटर एंड रिसीवेबल्स। देखो
ऐसा मत बना देना टाइप्स ऑफ फैक्टोरिंग का। प्रॉपर एक आगे पेज आएगा, उसमें प्रॉपर लिखा है कैसे होगा, तो ऐसे कर लेना, या तो ऐसे ऐसे करके कर लेना। देखो टाइप्स हैं तो उनको ऐसे भी, मतलब ये तो प्रोसेस के लिए किया जाता है। टाइप्स के लिए यहाँ पे बीच में लिखना है, यहाँ पे टाइप्स मतलब बहुत चौड़ी शीट होती है तो अच्छे से कर सकते हो। और इतना फालतू का टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में कि हर एक डब्बे को ऐसे बॉक्स में डालोगे, तो हर एक डब्बे को बॉक्स में ना डाल के सिर्फ मेन वाली हेडिंग को बॉक्स में डाल देना, फिर चलो इसको भी मत डालना, देख लेना, मतलब अच्छे से करके आना, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो टाइम बहुत कम पड़ जाता है एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट वन दैट इज़, एकदम नाम तो पढ़ ही लेते हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं फैक्टरिंग के। सो फैक्टरिंग के टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज एंड नॉन रिसोर्सेज फैक्टरिंग, सिलेक्टेड सेलर बेस्ड फैक्टरिंग, एडवांस एंड मार्केटिंग फैक्टरिंग, सिलेक्टेड बायर स्पेस फैक्टरिंग, and fifth one that is conventional or full factoring, sixth one that is disclosed and undisclosed factoring, next domestic export factoring, and last one that is limited factoring. So one by one करके सारे factoring पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। So first in that is in resource factoring arrangement. The factor has resource to the client selling firm. If the receivable purchase turn out to be bad, factor act as an agent for collection of bills and does not cover risk on failure of paying debts or investment. Factor cover the funds from seller on client. देखो इन resource factoring में क्या होता है, the factor has recovered the client to the client, वो client को recover कर सकता है। अगर कोई जो selling firms होती हैं, मतलब क्लाइंट मतलब जो सेलिंग फर्म्स होती हैं, उनके रिसीवेबल्स अगर वो करते हैं बैड आ जाते हैं, जो फैक्टर होता है प्रॉपर एक एजेंट का काम करता है और सारे बिल्स को कलेक्ट कर लेता है एंड डज नॉट कवर ऑन द फेलियर ऑफ पेइंग डेट्स। और जब अगर वो डेप्स पे करने में फेल हो रहा है तो तब जाके वो रिस्क कवर अप नहीं करेगा और यानी इंटरेस्ट के लिए ना ही कोई काम करेगा। फैक्टर कवर द फंड्स फ्रॉम सेलर क्लाइंट, वो सिर्फ फैक्टर फंड्स कवर करता है सेलर क्लाइंट से। सो इन नॉन रिकरिंग फैक्टोरिंग एनी रिस्क बाय द कस्टमर by the client is to be borne by the factor and he cannot claim this amount from the selling firm। और इस वाले फेस में वो उससे रिकवर नहीं कर सकता सेलिंग फर्म से जितना भी रिस्क है। सेकेंड वन दैट इज एडवांस एंड मेच्योरिटी फैक्टोरिंग। सो हेयर द फैक्टर पेज ओनली अ सर्टेन परसेंटेज, यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो सिर्फ सर्टेन परसेंटेज ही देता है बिटवीन द 75 और 90% जो रिसीवेबल्स होता है जो कि एडवांस में दिए गए होते हैं, एंड द बैलेंसिंग पे टू द गारंटी पेमेंट डेट, और जो बाकी के होते हैं वो गारंटी पेमेंट के लिए होते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड इन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट वर्थिनेस, एंड जो हमारा जो बैलेंस जो हमारा डिस्काउंट होता है वो प्रॉपर हमारा क्रेडिट वर्थिनेस के अकॉर्डिंग पे डिपेंड होता है एंड वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स कितनी है। देन नेक्स्ट वन थर्ड वन दैट इज़ कन्वेंशनल और फुल factoring. So the factor performs almost all services of collection of receivable, maintenance, sales, ledger, credit, collection। देखो जो फैक्टर होता है प्रॉपर सारे काम करता है, सारी सर्विसेज करता है, लाइक कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स, लेजर, क्रेडिट कलेक्शन, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट इंश्योरेंस, सब कुछ। ही फिक्स्ड अप Roll is based on the bill's outstanding monetary rise and take a risk default. It is also known as odd line factoring। हम इसको odd line factoring बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ हैंडल कर लेता है। So fourth one that is domestic and export factoring। So यहाँ पे क्या होता है, in domestic factoring all three parties like customer, client and factor reside in the same country। export factoring and also term as cross border। देखो जो डोमेस्टिक वाला होता है वहाँ पे जो तीनों पार्टीज़ होती हैं एक ही जगह रहती हैं, जो हमारा दूसरे वाला होता है वहाँ पे जो इंटरनेशनल फैक्टोरिंग होती है एंड इसको क्रॉस बॉर्डर भी बोलते हैं। एंड दीज आर द फोर पार्टी, यहाँ पे फोर पार्टीज़ होते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर फैक्टर एंड इम्पोर्टर फैक्टर, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर सिस्टम ऑफ फैक्टोरिंग। यहाँ पे हम इसको टू फैक्टर सिस्टम ऑफ फैक्टोरिंग भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद लिमिटेड फैक्टोरिंग क्या होती है, द फैक्टर डिस्काउंट ओनली सर्टेन इनवॉइस्ड ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस ऑफ कन्वर्ट्स क्रेडिट बिल्स इनटू कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज बिल्स ओनली। कि यहाँ पे जो फैक्टर डिस्काउंट होता है वो सिर्फ सर्टेन इनवॉइसेस तक ही होता है, सिलेक्टिव बेसिस कन्वर्ट्स ही होते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं होते हैं। देन सिक्स वन दैट इज सिलेक्टेड सेलर बेस फैक्टोरिंग। कि जो सेलर्स होते हैं द सेलर्स सेल
all his accounts receivable for the factor on a long invoice delivery channel, चालान्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा की जो सेलर होता है, द सेलर सेल्स ऑल हिज अकाउंट की जो सेलर होता है वो अपने सारे अकाउंट बेच देता है, ऑल हिज अकाउंट्स रिसीवेबल टू द फैक्टर्स, फैक्टर्स को बेच देता है, अलॉन्ग विद द इनवॉइस, किस किस के साथ बेचता है, चालान्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स के, सब कुछ के साथ, एंड आफ्टर इन्वॉइसिंग द कस्टमर द फैक्टर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, और इन्वॉइसिंग लेने के बाद कस्टमर से जो फैक्टर होता है वो सारे फंक्शंस काम करता है। सेवंथ दैट इज सिलेक्टेड buyers based factoring. So the factor first select buyers on the basis of their goodwill and creditworthiness, prepares an appropriate list of them कि जो फैक्टर होता है प्रॉपर सेलेक्ट करता है अपने बायर को, जो उनकी गुडविल और क्रेडिटवर्थनेस देखकर कि कैसे है कैसे नहीं है। देन दे अप्रोचेस फैक्टर इन डिस्काउंटिंग देयर परचेजेस, फिर उसके बाद वो परचेज करता है, डिस्काउंट करता है, देन उसके बाद रिसीवेबल्स प्रॉपर देखे जाते हैं, फिर जाके वो उनके लिए काम करता है। आफ्टर दिस डिस्क्लोज्ड and undisclosed factoring, ये क्या है? So in disclosed factoring the name of the factor is mentioned in the invoice by the supplier telling the buyer make a payment to the factor on due date। कि देखो जो डिस्क्लोज फैक्टरिंग होती है उसमें जो फैक्टर होता है उसका नाम मेंशन होता है इनवॉइस में, जिसमें जो सेलर होता है वो बोलता है कि आप पेमेंट करोगे तो आप इनको पेमेंट कर देना। द फैक्टर लेज डाउन अ लिमिटेड लिमिट विद विच टिल वर्क नॉन, वो उसमें जो फैक्टर होता है वो बताता है कि वो किस तरह से काम करने वाला है। एंड अंडर डिस्क्लोज फैक्टोरिंग हीज नेम विल नॉट डिस्क्लोज, उसका प्रॉपर नाम नहीं डिस्क्लोज करा जाता है। दैन लिमिटेशंस ऑफ फैक्टोरिंग की जो फैक्टोरिंग है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है? तो फर्स्ट वन, इट लीड्स ओवर कॉन्फिडेंस इन द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट रिजल्टिंग इन ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग और मिसमैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बिहेवियर दिखा देते हैं। दैन रिस्क ऑफ हाई ड्यू टू पॉसिबल फ्रॉडुलेंट बाय द क्लाइंट्स इन इन्वॉइसेस की क्लाइंट्स इन्वॉइसेस में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, कॉम्पिटेंस हो सकता है, अंडर डेवलप्ड हो सकता है। देन जो राइट ऑफ फैक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम परचेज ऑफ ट्रेड डेप्स एंड अनसर्टेन नॉट एज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेटलमेंट अच्छे से नहीं होते। जो स्मॉल कंपनीज होते हैं जिनके पास लेसर टर्नओवर हो सकता है, वो अच्छे से हाई कंसंट्रेशन नहीं कर पाती है डेटर्स के लिए, कंपनीज के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए, तो इनके थोड़ा हार्ड टू अफोर्ड हो जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन फैक्टोरिंग एंड फॉरफेटिंग, अब वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज़ फैक्टोरिंग। सो फैक्टोरिंग रेफर्स टू डोमेस्टिक बिल परचेज एंड डिस्काउंट। सो फैक्टोरिंग क्या होता है? रेफर्स टू जिसमें हम डोमेस्टिक बिल परचेज एंड डिस्काउंट, मतलब जो बिल परचेजिंग वाली प्रोसेस होती है उसमें हम करते हैं। तो एंड फॉरफेटिंग क्या होता है? फॉरफेटिंग रेफर्स टू डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन क्रेडिट बिल। ये फॉरेन क्रेडिट बिल्स होते हैं, इनके लिए होती है बाय इंटरनेशनल ट्रेड। एंड सेकेंड वन दैट इज़ फॉर ऑन गोइंग ओपन अकाउंट, एंड ये फॉर ऑन गोइंग ओपन अकाउंट्स के लिए नो लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन एक्सचेंजेस रिक्वायर्ड। यहाँ पे फॉर ऑन गोइंग ओपन अकाउंट सेल्स, ये जो ओपन अकाउंट सेल्स के लिए तो इनके लिए होते हैं जो नो लेटर ऑफ क्रेडिट और एक्सचेंजेस रिक्वायर्ड। यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी की ज़रूरत होती है सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। एंड थर्ड वन दैट इज़ अ फैक्टर फाइनेंस 75 and 85% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स एंड रिटेन द बैलेंस एज रिजर्व्स एंड द एक्चुअल पेमेंट इज मेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। वो इतना काम पहले कर लेता है, रेस्ट ऑफ द काम वो पेमेंट से बात करता है। एंड a forfeited discount the entire value of the bills, the implication is the 100%, यहाँ पे 100% काम होता है। फोर्थ वन दैट इज फैक्टोरिंग मे बी विद द एंड विदाउट रिकॉर्सेज, कि यहाँ पे विदाउट एंड विदाउट रिकॉर्सेज हो सकता है। सर्विसेज एंड क्रेडिट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे प्रॉपर क्रेडिट कलेक्शन सब कुछ हो सकता है। एंड जो हमारा फॉरफेटिंग होता है इज़ अ प्योर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। एंड ऑलवेज विदाउट रिकॉर्सेज, यहाँ पे विदाउट रिकॉर्सेज ही काम हो जाता है। फिफ्थ वन दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस होती हैं क्रेडिट 80 डेज एंड 180 डेज़ के लिए होती है। फिर जो फाइनेंसिंग होती है यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होती है, सिर्फ अप टू 7 ईयर्स तक के लिए भी जाती है एंड 30 to 180 डेज़ के लिए भी जाती हैं। एंड सिक्स वन दैट इज़ इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट, ये थोड़ा कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट होता है। ऑल सेल्स आर रूटेड बाय द क्लाइंट्स थ्रू फैक्टर्स, यहाँ पे जो सारी सेल्स होते हैं क्लाइंट सेल से सेलर्स क्लाइंट से हो जाते हैं थ्रू द फैक्टर्स। एंड डील्स आर
कंक्लूडेड ट्रांजेक्शन वाइज, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाइज डील्स कंक्लूड होती हैं। एंड 7th वन दैट इज़ क्या पता ये आ जाए, एंड आई होप सो ये आ जाए, ये आ ही जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस आ जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन इन फैक्टर विच हेल्प द क्लाइंट टू रिड्यूस इज ऑन ओवरहेड्स, की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी कलेक्शन करनी है फैक्टर्स के ऊपर होती है, जो कि थोड़ा डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो कलेक्शन यहाँ पे फॉरवेटेड डेप ओनली होता है सिर्फ। एंड 8th वन चार्जेस आर अप्लाइड फॉर फाइनेंसिंग, कलेक्शन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे चार्जेस कलेक्ट होते हैं, यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट चार्ज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कितनी बैंक कैनिटी दे रहा है, रिस्क दे रहा है, क्रेडिट प्राइस कितना है। 9th वन दैट इज़ अप्लाइड टू बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स। यहाँ पे अवेलेबल यूजुअली फॉर एक्सपोर्ट, ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए होता है। रिसीवेबल्स इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मिनिमम साइज ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मिनिमम साइज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है $250 per transactions. And 11th one that is factor assist in completing import फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस। यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आती हैं। एंड फॉरफिटिंग विल एक्सेप्ट ओनली क्लीन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ क्लीन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एंड एट द एंड कंक्लूजन, सो फॉर द कंक्लूजन फैक्टोरिंग जनरली प्रोवाइड सेफ्टी टू इट्स क्लाइंट एंड कस्टमर। जो फैक्टोरिंग होती है जनरली सेफ्टी प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर को। दे प्ले सेवरल रोल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल्स प्ले करते हैं अपने कस्टमर के लिए। एंड जो फैक्टर होता है एक इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर जो वेरियस स्कीम देता है अपने कस्टमर को। एंड फॉरफिटिंग जो होता है डिस्काउंट प्रोवाइड करता है अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। देन ये एक, इसको स्किप कर दो। ये देखो जो मैं डायग्राम बोल रही थी अभी हमने जो पढ़ा है उसके डायग्राम ऐसे बनता है। टाइप्स ऑफ फैक्टोरिंग का इस तरह से बना सकते हो, बट टाइप्स है तो इस तरह से बना कर आना एग्ज़ाम में। Then assignment 2 that is financial market and services. Define insurance services with its natures, principles and discuss the role and importance. So define insurance services कि इंश्योरेंस सर्विसेज कौन सी होती है। हमने जो सर्विस वाला क्वेश्चन करा है वो वाला क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंस है, ये इंश्योरेंस सर्विसेज वाला है। देखो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर चैप्टर से लिए गए हैं एंड ये मोस्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, बट अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी ही फॉर्मेट में आएंगे, तो इनको रेडी टू गो विद समझो। सो डिफाइन इंश्योरेंस सर्विसेज विद इट्स नेचर एंड प्रिंसिपल्स। हमें इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है विद इट्स प्रिंसिपल्स एंड नेचर एंड डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। की इंपॉर्टेंट भी क्यों है ये भी डिस्कस कर दो। बाय द फर्स्ट इट इज़ इंट्रोडक्शन। सो रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट एलिमिनेट। देखो रिस्क को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं सिर्फ। एंड मोस्ट ऑफ लॉसेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो मोस्ट ऑफ लॉसेस होते हैं उनको मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम रिस्क आर हैंडल्ड अलोन, सम नॉट। कुछ को हम अकेले हैंडल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। इट विल बी बेटर if our device or system developed to provide help to what happens suffer a loss such devices insurance। कि देखो हम रिस्क को ख़त्म तो नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एज पर फंक्शनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू Disneyland, insurance is an instrument. Insurance is an instrument of distributing the loss of few among many। कि कुछ का लॉस बांटने के लिए हम इंश्योरेंस बनाते हैं। सो एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू E.W. पैटरसन ने क्या बोला, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी for a consideration called premium assume a particular risk on the other party's promise to have pay his nominee certain sum of amount specified contingency। कि स्पेसिफाइक प्रॉब्लम के लिए हम स्पेसिफाइक पैसे देते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी नॉमिनी की सेफ्टी के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस। कि देखो इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो मैं उनको मंथली पे करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। And I called insured and the one who provide me called insured। तो मैं उनको पेमेंट दूंगी, दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन, और वो मेरी सेफ्टी करेंगे। बट इन बाय चांस डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमें पैसे वापस कर देती है, बट अगर नहीं होती है तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट उनके पास चली जाती है। सो कीवर्ड्स क्या है, प्रीमियम, इंश्योर्ड एंड पॉलिसी।
और ये इसको प्रॉपर एक पॉलिसी बोलते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि जो हमारे प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस पॉलिसी की वो कितने हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस दो हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स। सो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन सा है? फर्स्ट वन दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, हमें कॉपरेशन करना है। सो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर कलेक्ट द प्रीमियम फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं एंड प्रीमियम होता है, एंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है, पूल्स में होता है। जो इंश्योर्ड होता है प्रॉपर कॉपरेट करना चाहिए, प्रीमियम देना चाहिए एडवांस में। देखो एग्ज़ाम में ना ऐसे लिख कर आना, ना ज़्यादा लिखा है और इतना स्पेस छोड़ा है, सारी शीट्स भर जाएंगी, 32 की 32 शीट्स फुलफिल हो जाएंगी एंड हमारा काम भी हो जाएगा और अच्छे से गुड लुकिंग भी हो जाएगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे? जो कंपनीज कलेक्ट द डाटा विद प्रीवियस हैपनिंग, हम पहले से ही भी एक लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी देखने के लिए कि दोबारा होगा नहीं होगा, होगा तो कितने में होगा। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल दो ही हैं, कॉपरेशन के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए, कि कॉपरेशन करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी कितनी है। सेकंड दैट इज़ लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स कौन से? जो लीगली आपको बाइंड हो आप करने के लिए इनको। सो फर्स्ट वन दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अबरमेयर फेरी, जिसको हम अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं। द इंश्योर्ड मस्ट मेक फुल डिस्क्लोजर रिगार्डिंग, वो जितना भी मटीरियल फैक्ट्स है उनको सब बताएगा, कुछ नहीं छुपाएगा, जितने भी रिलेवेंट होंगे उस रिस्क से। सेकेंड वन दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टेकिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड द लिविंग ऑफ इंश्योरेंस। सो इंटरेस्ट insured should have an interest in the non-happening of contingency on a client causing loss. इन लाइफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट, देखो हर जगह पे उसका इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर, जब वो आ रहा है। मरीन इंश्योरेंस में प्रॉपर होना चाहिए जब लॉस हो रहा है, और फायर इंश्योरेंस में तब होना चाहिए, दोनों सिचुएशंस में होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी, सो द प्रिंसिपल इंश्योर दैट देयर मस्ट इंश्योर आइडेमनिफाई टू द एक्सटेंट ऑफ सफर लॉस बट ही शुड नॉट मेक एनी प्रोजेक्ट आउट ऑफ द इवेंट, कि वो जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतने के ही पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और मतलब प्रॉपर उस इवेंट के ही मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा क्या होता है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द प्रोक्सिमा नियरेस्ट कॉज इज टू बी बेसिस ऑफ डैमनिफाई द लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस नॉट रिमेट कॉजेज, कि जो उनके कॉज उन्होंने बोला था उसी के बेसिस पे उनको पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के। देन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कौन सा होता है? Inheriting the right of available of individual surplus will have to be given to the uninsured and insured cannot retain it. सो यहाँ पे मतलब जितना भी उनको सारा सामान जो वेस्ट हो जाता है वो सारा कंपनी रख लेती है। नेक्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, व्हेन द इंश्योरर हैड टेकन मनी फ्रॉम मोर देन वन पॉलिसी, कि मानो ना 70 लाख का लोन लिया था एक फर्म से दूसरी से भी। अब ये नहीं है कि उनको 70 का लॉस हुआ तो वो दोनों से ही 70 ले लेंगे, नहीं, वो सम ऑफ 75 मतलब 35 फ्रॉम ईच लेंगे, ऐसा होता है प्रिंसिपल ऑफ contribution. When the insured has taken money from more than one policy, the same subject method against the risk covering the same period, the liability shown will be dependent on the pre-rate basis, कि pro rata basis पे भी मिल सकते हैं। and meaning of insurance services, देखो ये सारा तो कुछ था इंश्योरेंस के बेसिस पे था कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक पॉलिसी है। एंड अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, दैट इज इंश्योरेंस सर्विसेज। सो इंश्योरेंस सर्विसेज आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू द प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर, कि देखो इंश्योरेंस सर्विसेज एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, देखो प्रोवाइड करे नाम सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जिसमें जो इंश्योर को दे रहा है वो पॉलिसी होल्डर को दे रहा है उसका सामान प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, जो कि लॉस होता है अनएक्सपेक्टेड ही होता है, पहले से एक्सपेक्ट तो करके नहीं चलते कि काश लॉस हो जाए। सो नेचर ऑफ इंश्योरेंस, नेचर क्या है इंश्योरेंस का? सो यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम बना है, हर चीज़ लिखी है उसमें, प्रॉपर इवोल्यूशन ऑफ रिस्क, कॉपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंसिडरेशन, गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बट इन नॉट, it is not a gambling, payment is limited company and large number of insured persons, payable amount, contract of indemnity, contract and evolution of risk. So first one that is nature of insurance, so sharing of risk. So sharing of risk act as an cooperation devices from an event like death of a member and family incident and fire, कि आपको रिस्क शेयर करना पड़ेगा, इज एन एक्ट एज एन कोऑपरेटिव डिवाइसेज, प्रॉपर आप कोऑपरेट करोगे हर चीज़ के लिए, किसी की डेथ वगैरह कुछ भी हो जाती है। सो सेकेंड वन दैट इज कोऑपरेशन इन्वेस्टमेंट, सो अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्क एग्री टू शेयर द रिस्क टुगेदर, कि जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं प्रॉपर एक्सपोज
करते हैं, कितना रिस्क है कितना नहीं है। देन इवोल्यूशन ऑफ रिस्क, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ लिंक टू द इवोल्यूशन ऑफ रिस्क, कि प्रॉपर कितना रिस्क है हर चीज़ उसमें मेंशन होगी, जितना भी हम उसमें मेंशन कर रहे हैं। देन पेमेंट इज लिंक टू द कंटीजेंसी, कि जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जो पेमेंट होती है प्रॉपर लिंक होती है कि आपका कितना रिस्क, आपको इतनी ही पेमेंट मिलेगी। देन कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉपर ही है ये पूरा बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, वो प्रॉपर जो एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके लेटर जाता है, हम उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। देन कंसिडरेशन, जो इंश्योर्ड होते हैं एग्री टू पे, जो इंश्योर्ड होते हैं वो प्रॉपर एग्री करते हैं कि आप इतना पैसा दोगे उनको, इंश्योरेंस कंपनी को, जिससे वो आपका प्रोटेक्शन करेंगे। देन गुड फेथ, कि जो दोनों होते हैं उन दोनों में ही गुड फेथ होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे कुछ हाइड नहीं करेगा, सबको डिस्क्लोज करके चलेंगे। देन 8th वन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ पर्सन इज सेड टू हैव इंश्योरेबल eighth one, that is contract of indemnity on the happening of the certain contingency, the insurer, की जो कि बाद में जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको कंपनसेट करेगी जितने भी आपने लॉस सफ़र करा है। तो नेक्स्ट वन, दैट इज़ 9, दैट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, की जो पर्सन होगा प्रॉपर अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखाएगा प्रॉपर्टी में, फाइनेंशियल बेनिफिट उसको कितना है कितना नहीं है। 10th वन, दैट इज़ पेबल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ लॉस, कि देखो अमाउंट डिपेंड करेगी आपने कितना लॉस फेस करा है एंड हमारा कितना इंश्योरेंस में कवर अप था। द लार्ज नंबर ऑफ इंश्योरेंस पर्सन, जो हमें प्रॉपर एक फिजिबल चीप होप मिल जाता है हमें, इट इज़ नॉट गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग नहीं है, नॉन स्पेकुलेटर है। देन उसके बाद इट इज़ नॉट अ चैरिटी, और ये कोई चैरिटी भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, दैट इज प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है, इट गिव्स अ सिक्योरिटी, हमें लॉस मिल जाता है। मान लीजिए किसी का लाइफ इंश्योरेंस था बट एनी हाउ किसी की पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो बाकी जो मनी होगा वो उनके लिए मिल जाएगा फॉर द मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड्स। सो इट गिव्स अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लाइफ इंश्योरेंस दे सकते, जैसे कि हम स्पेसिफाइड अमाउंट दे सकते हैं उनकी फैमिली को। देन प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड्स, उन्हें पीस ऑफ माइंड्स में, जैसे बिजनेस मैन हो तो उनके सारा दिमाग ख़राब ना हो जाए, तो फिर उनको पॉलिसी होल्डर को उनको पीस ऑफ माइंड के लिए हम दे सकते हैं विदाउट मतलब फ्यूचर सिचुएशंस को ज़्यादा बोझ नहीं करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ अच्छे से, मतलब इंश्योरेंस ऐसा होता है कि आप जिस सिचुएशन में थे इंश्योरेंस आपको उसी ही सिचुएशन में ला के छोड़ देता है वापस से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अगर इंश्योरेंस की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है तो ऐसे करेंगे इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड फॉर सोसाइटी। इंडिविजुअल के लिए प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, इनकरेज सेविंग्स, एलिमिनेट डिपेंडेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, मीटिंग ओल्ड एज नीड्स एंड मीटिंग एजुकेशनल नीड्स, हेल्थ इंश्योरेंस। एंड फॉर द बिजनेस इट इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस लॉसेस इन कंटेन, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, हेल्पफुल इन मीटिंग कॉन्टिजेंसीज, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप कंसर्न्स, एंड फॉर द सोसाइटी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। सो थर्ड वन, दैट इज़ इनकरेज सेफ्टी, हमें सेफ्टी के लिए इनकरेज मिलती है। एंड द इंश्योरेंस जो होता है प्रॉपर को लमसम अमाउंट मिल जाते हैं मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी पे। देन फोर्थ वन, दैट इज एलिमिनेट्स डिपेंडेंसी, आफ्टर डेथ आ फैमिली गेट्स कंपनसेशन, डेथ के बाद जो फैमिली होती है उसको कंपनसेशन मिल जाता है, तो अपना स्टैंडिंग ऑफ लिव मेंटेन करके चल सकते हैं। फिफ्थ वन, दैट इज़ प्रॉफिटेबल इन इन्वेस्टमेंट, जो पॉलिसीज़ होती हैं मल्टीपल पर्सेज होते हैं अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। देन मीटिंग एजुकेशनल नीड्स, जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज़ होते हैं फाइनेंशियल नीड्स ही फुलफिल कर देती है आफ्टर द पासिंग ऑफ समवन। नेक्स्ट दैट इज 7th, दैट इज़ मीटिंग ओल्ड एज नीड, जितनी भी सारी पॉलिसीज़ है हमारी ओल्ड एज हेल्थ में भी काम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन, दैट इज़ बिजनेस, की जो बिजनेस मैन है उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, दैट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस इज रिड्यूस, जो इन्वेस्टमेंट होती है पार्टीज़ में, प्लांट्स में, मशीनरीज में, इन सबको बच जाती है। सेकेंड वन, दैट इज़ हेल्पफुल इन कास्टिंग लोन्स, की जो रेजिंग लोन्स, की जो लोन्स होते हैं आप वहाँ से इजीली, मतलब देखो कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो गिरवी रख के आप वहाँ से लोन ले सकते हो। थर्ड वन, दैट इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप कंसर्न, जो पार्टनरशिप फंड्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के पास ही होता है, तो आप वहाँ से रेस कर सकते हो। फोर्थ वन, दैट इज़ हेल्पफुल इन मीटिंग कॉन्टीजेंसी, जितनी भी कॉन्टीजेंसी आ रही हैं, जो बिजनेसमैन हो रहा है आउटसाइड डीलिंग प्रॉपर कॉन्टीजेंसी, वो प्रॉपरली सेव कर सकते हो। इंश्योरेंस होता है प्रोवाइड, आपको फंड प्रोवाइड कर देता है अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। देन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए। देन फॉर द सोसाइटी के लिए हेल्पफुल इकोनॉमिक ग्रोथ, की जो इंश्योरेंस होता है प्रॉपर अपनी मोराल लाता है कम बाहर अपनी इंडस्ट्री में, कि अब सेविंग हैबिट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, जो हमारी नेशनल एसेट्स होते हैं सबकी वेल्थ होती हैं सबको अच्छे से
प्रोटेक्शन देता है। थर्ड वन दैट इज़ कंक्लूजन। सो इंश्योरेंस गिव सेफ्टी टू देयर कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, कि जो इंश्योरेंस होता है प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, एंड हेल्प सम टू बैलेंस देयर इनकम, और उनकी बैलेंस करने के लिए इनकम को। एंड इंश्योरेंस सर्विस जो प्रॉपर हम मैंने असिस्टेंट देते हैं कस्टमर को, बिजनेस को, फॉर्म्स को एट इस लेवल ऑफ इनकम की इकॉनमी तक पहुँचाने के लिए। देन व्हाट इज़ यूलिप, ULIP, यूनिट लिमिटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन की बात करें सो अ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप ऑफर बोथ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे प्रॉपर दोनों लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एक पॉपुलर प्लान है बट वॉज अंडर क्रिटिज्म, कि कुछ अंडर क्रिटिज्म है इसके। दीज इन्वेस्टमेंट जनरेट रिटर्न विच इज़ ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस इंश्योर, के यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट जनरेटर्स हैं जो कि हम इंश्योर को दे सकते हैं। सो मीनिंग ऑफ यूलिप, मीनिंग क्या है इसकी? अ फंड इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। ये एक फ़ंड है जो कि क्रिएट करा जाता है हमने जितना भी प्रीमियम कलेक्ट करा है अपने पॉलिसीज होल्डर से, एंड द फंड इज़ यूज टू इन्वेस्ट इन वेरियस मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड उसके बाद जो फंड है प्रॉपर यूज़ होता है डेब्ट एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। जो यूलिप होल्डर होते हैं प्रॉपर इनको यूनिट्स प्रोवाइड करी जाती हैं। एंड कीवर्ड्स क्या क्या है? इंश्योरेंस प्लान, प्रीमियम, सेफ्टी, ये सब। एंड कंक्लूजन के लिए बात करें तो यूलिप गिव्स रिटर्न टू देयर कस्टमर, ये प्रॉपर अपने कस्टमर को रिटर्न दे देते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये रिस्क, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एंड देयर नंबर ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे इन सिक्योरिटीज़ के, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के, एसेट्स के। So yeah, these are the all important and long question that are really important and exactly are in the form of exam pattern. So see you next video. Until the next video, take care and do not forget to subscribe my channel, and हम जल्दी 1K तक पहुँचेंगे. So bye.